हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, क्योंकि इस साल सारे लोगों को पता है कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करने में काफ़ी तकलीफ हुई है। बहुत सारे बच्चे स्कूल्स नहीं जा पाए, अभी भी बहुत स्कूल्स बंद हैं और डेट्स आ रही हैं कुछ-कुछ जगह जाने की, लेकिन उसके बाद भी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। इसी वजह से अलग-अलग राज्य सरकारों ने इस बार, जैसे सीबीएसई ने भी वैसा किया, उसी तरह से झारखंड सरकार ने इस साल की कक्षा 11 और 12 के लिए जो परीक्षाएँ होंगी, उनमें कौन-सी चीज़ आएगी, कौन-सी नहीं आएगी, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट जारी किया हुआ है। हम लोग जो भी विषय पढ़ रहे हैं कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए, व्यावसायिक अध्ययन, अर्थशास्त्र और अकाउंटेंसी यानी कि लेखाशास्त्र, इन 3 विषयों में 2 कक्षाओं में यानी कि टोटल 6 ऐसे वीडियोज़ आएँगे जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, कौन-सी चीज़ आ रही है, कौन-सी नहीं आ रही है। ठीक? अच्छा, अब एक और बात है, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जहाँ पर थोड़ी-सी एम्बिग्यूइटी होती है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर जब काम हो रहा होता है तो कुछ-कुछ समस्याएँ रह जाती है। लेकिन फिर भी झारखंड के विद्यार्थियों को मैं विशेष बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आपके यहाँ का जो शिक्षा विभाग है वो वास्तव में काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो अभी हम लोग जो भी बात करेंगे उसमें 3 कॉलम्स हमारे में बना रखे हैं। एक-एक पीडीएफ को हम लोग खोलना स्टार्ट करेंगे, उसमें समझेंगे। वहाँ पर हम लोगों ने उसको एक विशेष तरह से बताने की कोशिश की है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारा कक्षा 11 में जो व्यावसायिक अध्ययन है उसके बारे में क्या किस तरह से बताया गया है, तो सबसे पहले इधर लिखा हुआ है पाठ का नाम। जहां पर भी पाठ का नाम लिखा हुआ है, व्यावसायिक अध्ययन में तो फिर भी सही है, इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र में और अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र में पाठ के नाम की जगह आपको आमतौर पर टॉपिक लिखा हुआ है, तो इसको पाठ मत मान करके चलिएगा। दूसरी चीज, हमारा जो आधिकारिक सिलेबस है वो एनसीईआरटी बुक्स का है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने जो हमारी अपनी क्लास चैनल पर अगर आपको वीडियोस देखेंगे तो अपनी क्लास में एनसीईआरटी के हिसाब से जो चैप्टर्स हैं उस हिसाब से हम लोगों ने प्लेलिस्ट में नाम दे रखा है कि ये टॉपिक अच्छा 5th चैप्टर में मान लीजिए कोई टॉपिक है तो उसको 5th चैप्टर में आ रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, व्यावसायिक अध्ययन में समस्या नहीं है, बाकी जगह पर है। तो सबसे पहले तो टॉपिक का नाम दे रखा है जो आपके आमतौर पर सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है। यहाँ पर जो सीमित पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें जो टॉपिक का चयन किया गया है उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक, और इस वाले कॉलम में यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई पाठ है, उसमें बहुत सारे सबसेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे उपखंड होते हैं, तो कुछ को सिलेक्ट किया गया है, कुछ को नहीं किया गया, तो जिसको नहीं किया गया वो आपको इस वाले कॉलम में लिखा हुआ मिलेगा। तो हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो चीज यहां पर दे रखी है उसको देख लो पहले। यहां पर आपको जो भी लिखा हुआ है वो चीज नहीं आएगी, लेकिन कुछ कुछ जगह पर यहां पे थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए नियोजन है, नियोजन मतलब प्लानिंग। अब प्लानिंग का आपको दे रखा है कि प्लानिंग का अर्थ क्या है, आएगा। मान लीजिए प्लानिंग के उद्देश्य क्या है, ये भी आएगा। फिर दे रखा है कि प्लानिंग का महत्व क्या है, ये नहीं आएगा। तो अगर आप अर्थ और उद्देश्य पढ़ लेंगे तो महत्व भी आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो कई जगह पर आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। इसीलिए यहां पर जो सबसे अंतिम आपका ये वाला कॉलम है, लास्ट कॉलम है, इसमें जिसको हम लोगों ने नीले रंग से कर दिया है ना, नीले रंग से जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, वो वाला ऐसे टॉपिक है जिसको आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। बाकी कुछ को मैंने ब्लैक में बने रहने दिया, उनको आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन वो टॉपिक्स अपने आप ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर इन वाले टॉपिक्स को तो पढ़ना ही है, ये तो वो टॉपिक्स हैं जो आपके आएंगे, ऐसे उपखंड हैं। और यहाँ पर चैप्टर का नाम मान लिया आपको दे रखा होगा, लेकिन चैप्टर की जगह एक्चुअली यहाँ पर टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर वो टॉपिक्स हैं जो आएंगे आएंगे, यहाँ पर वो टॉपिक्स जो नहीं आएंगे। तो हमें करना क्या है, जो टॉपिक्स नहीं आएंगे उनको देखना है। उसमें भी जो नीले रंग वाले टॉपिक्स हैं, इसका मतलब वो बिल्कुल आप छोड़ सकते हो। उसको छोड़ करके ये टॉपिक्स आप देखो तो भी अच्छी बात है, नहीं देखो तो भी कोई समस्या की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक को छोड़ करके जो भी टॉपिक्स आप कवर कर लो। समझ रहे भाई? आपको बोला गया ये है, इसमें से ये नहीं आएगा, बाकी आपको सब पता है, तो ये सब तो आ जाएगा ना। फिर तो आप इस तरह से काम कर सकते हो, और इसमें क्या हो जाएगा, रिस्क नहीं रहेगा। जो नहीं आएगा वो आपने हटा दिया, बाकी चीजों को आपने पढ़ लिया। साथ ही में सारे लोगों के लिए ये जो पीडीएफ हम लोग बना रहे हैं, जिसके ऊपर मैं आपको ये वीडियो बना करके दे रहा हूं, हर सब्जेक्ट का जो भी जिसका भी वीडियो होगा उसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी तरह से स्पष्टता मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब एक एक विषय का स्टार्ट करेंगे, सारे विषयों का। तो अभी इसी तरह से सारे विषय जो भी हैं उनमें एक एक करके हम लोग सारा क्या चीज आ रही है क्या चीज नहीं आ रही है उसको देख लेते हैं। कक्षा 11 के व्यावसायिक अध्ययन के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इस डॉक्यूमेंट में आपके लिए अच्छा ये है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं नहीं आ रहे वो मिल जाएंगे।
लास्ट कॉलम में ही वो टॉपिक्स हैं जो नहीं आ रहे हैं। इसमें से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अल्टीमेटली आप पढ़ ही लोगे क्योंकि आपने ये सब पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर से ये यहाँ पे लगभग चैप्टर वाइज है। इस बिजनेस स्टडीज में इस तरह की समस्या नहीं है जैसे अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में हुआ करती थी। तो भारत में व्यापार और वाणिज्य के इतिहास से परिचित कराना, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, लगभग सारे के सारे आ रहे हैं। तो समझ लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर में आपको ये सारी चीजें कवर करके ही जाना है, ठीक है। फिर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसमें व्यवसाय का क्या अर्थ है, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं को देखते हुए उसको समझना है, ठीक है। आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के विशेष संदर्भ वाले व्यवसाय के अर्थ को समझना है। ये सारी चीजें आपको फर्स्ट चैप्टर में ही है। सब कुछ अभी तक आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है वो ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये भी कोई मतलब की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आपको पहले से बताया गया है कि व्यवसाय, पेशे और रोजगार की अवधारणा क्या है, आप ये समझ लो। फिर कहा जा रहा है आपको तीनों का अंतर नहीं पूछा जाएगा। तो भाई आप अवधारणा समझ लोगे तो अंतर भी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए इसको मैंने ब्लू कलर से मार्क नहीं किया हुआ है क्योंकि वो एक तरह से कवर हो जा रहा है। जो ब्लू कलर से मार्क है वो नहीं आएगा, वो आप आसानी से देख सकते हो, ठीक। तो जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट में वो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया हुआ है कि आप उसको देख लो कि ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जिसको आप पूरी तरह से छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर इसको छोड़ने का मतलब नहीं है, इसलिए इसको ब्लैक ही रहने दिया। ऐसे ही ब्लू कलर वाला टॉपिक है, सारी चीजें आती जा रही है, आप ये मान के चलिए। पूरा जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा इसी में। जो नहीं आ रहा है वो मैं बताता हूं। तो यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है, व्यापार के लिए वाणिज्य और व्यापार सहायक जो भी ऑक्सिलरी एक्टिविटीज होती ना, उनकी भूमिका क्या होता है, उनका रोल की बात की गई है। तो उसके पहले यहां पर मीनिंग ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, जब आपने उसका अर्थ समझ लिया है भाई, जब आपने वाणिज्य, व्यापार और व्यापार के लिए जो सहायक गतिविधियां होती है उनका आपने अर्थ समझ लिया, तो आप ये भी समझ ले जाओगे, ठीक है। उसमें क्या है, उन्हीं का जो रोल है उसका एग्जामिन करने की बात की गई है। तो ये अलग से लिख दिया गया है, वो भी आप कवर कर ही चुके हो, ठीक है। इसलिए उसको भी मैंने ब्लू कलर से नहीं छोड़ा हुआ है। ये चीज ऐसी है जो नहीं आएगी। एग्जामिन द नेचर एंड कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से व्यवसाय में जोखिम होता है। तो व्यावसायिक जोखिमों के जो कारण है ना, व्यापार जोखिमों व्यावसायिक होना चाहिए यहाँ पर वैसे, की प्रकृति और कारणों की जांच करें, वो नहीं आएगा, ठीक है। उसको आप छोड़ सकते हैं, इसलिए वो नीले रंग से लिखा हुआ है। फिर आपका जो अगला जाता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला चैप्टर काफी बड़ा था, दूसरा चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जो एकल स्वामित्व होता है वो नहीं पढ़ना है। तो इसमें 5 तरह के ऑर्गेनाइजेशन थे, आपको सोल प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप था, फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस हुआ करता था, ठीक है, हिंदू फैमिली बिजनेस। फिर आपका सहकारी समिति आती थी और फिर कंपनी फॉर्म आती थी। तो उसमें जो एकल स्वामित्व है वो आपको नहीं पढ़ना है पूरी तरह से, ठीक। अच्छा, इसको पूरा छोड़ देना है। लेकिन पार्टनरशिप आपको ठीक से पढ़नी है। पार्टनरशिप के बाद से आपका डिस्कस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब इसमें पार्टनरशिप में भी 2 चीजें होती हैं। एक होता है आपका पार्टनरशिप के प्रकार, साझेदारी के प्रकार, तो वो आएंगे, ठीक है। अवधि और दायित्व के आधार पर साझेदारी के प्रकारों को समझें, ये आ रहा है। लेकिन साझेदार के प्रकार की जो बात है, साझेदार के प्रकारों पर चर्चा करें, वो नहीं आ रहा है। तो साझेदार के प्रकार नहीं आ रहे, साझेदारी के प्रकार आएगा, ठीक। अच्छा, ये भी समझ लीजिएगा, ये थोड़ा सा क्रूशियल था इसलिए मैंने इसको थोड़ा ठीक से बताया। बाकी समझिए, यहाँ पर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, मार्केटिंग, फार्मर्स, क्रेडिट एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। तो अलग अलग तरह के जो कोऑपरेटिव्स हैं, जो अलग अलग सहकारी समितियां थी, उसमें प्रकार बना दिए थे। तो उन प्रकारों को अपने को नहीं देखना है, बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी पढ़नी है, ठीक है। फिर वही है कि इस आधार पर बना, तो वही हिंदी में लिखा हुआ है, इसी में आप आगे जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज अपने आप ही कवर हो जा रही है, इसलिए इसको मैंने ब्लू ही नहीं किया है, ब्लैक रहने दिया है। क्या क्या चीजें इसमें, एक व्यक्ति कंपनी के अर्थ को समझें। 1 पर्सन कंपनी होता है, ओपीसी बोलते हैं, तो वो स्पेसिफिकली नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। तो आप ध्यान रखिए कि नहीं आएगा, लेकिन वो भी कवर हो जा रहा होता है जब हम लोग कंपनीज पढ़ रहे होते हैं। फिर एक निजी कंपनी और एक सार्वजनिक कंपनी के भेद के बीच में डिफरेंस क्या है। अरे आपने यहाँ पर निजी और सार्वजनिक कंपनी और एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा को समझ लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आएगा नहीं, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ नहीं आएगा, तो हम छोड़ के नहीं चल सकते हैं। इसलिए मैंने इसको ब्लू नहीं किया, नीले रंग का नहीं किया हुआ है। अच्छा, फिर समझिए जो चीज नहीं आएगी, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ए सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोगों ने देखा था 5 अलग अलग तरह के बिजनेस करने के संगठन का स्वरूप हो सकता है। तो उसमें से कौन सा सबसे सही है, उसके क्या क्या तरीके होते हैं, कौन से कारण होते हैं, उन कारकों की व्याख्या करना जो हमें इस संगठन का बताते हैं कि कौन सा उपयुक्त रहेगा, वो नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है एक तरह से। फिर थर्ड हमारा आ जाता है, तो इसमें क्या कहता है, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसमें भी सारी ही चीजें लगभग कवर की गई हैं, जो थोड़ी बहुत बाकी हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी ऐसा छोड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है, ये छोड़ा हुआ है। क्या छोड़ा हुआ है, ये तो व्यावसायिक सेवाएं आ गया। तो अब आगे हम लोग पहुंच गए। इसमें क्या है, अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट टेलीकॉम सर्विसेज, डिफरेंट टाइप। तो इसमें जो हमारी टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्विसेज हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, कम्युनिकेशन संप्रेषण सेवाएं, संप्रेषण सेवाएं में पोस्टल भी आता था और टेलीकॉम भी आता था। तो पोस्टल वाला हमारा
पढ़ना है हमको। टेलीकॉम में भी जो सर्विसेज हैं उनका क्या महत्व, उसको छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर अलग अलग तरह के जो इंश्योरेंस है, बीमा है, उसको छोड़ दिया गया है। कौन कौन से इंश्योरेंस, हेल्थ है, फायर है, मरीन है। तो यहाँ पर बीमा के प्रकार नहीं पढ़ना है, जो हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले कवर किया, तो ये टॉपिक आपका नहीं आएगा। ठीक, अच्छा, विभिन्न दूसरा यही चीज आपकी हिंदी में लिखी हुई है। फिर अगला क्या रहता है, व्यवसाय की उभरती पद्धतियां, जिसमें हम लोग ई कॉमर्स की बात करते हैं मेनली। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो नहीं आ रही है, सब कुछ आ रहा है, आप ये मान के चलिए जो नहीं आ रहा है उसको ध्यान दे दो, वो हटा दो, बाकी सब कुछ पढ़ना है। सिंपल, सारी चीजें आ रही हैं इसमें, सब कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। यानी कि 5th 6th चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ा गया। 7th हम लोग पहुंच गए यहाँ पर, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। अच्छा हाँ, इसमें जब हम लोग फाइनेंस करा रहे होते हैं वित्त में, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग विदेश से भी लेकर के आ रहे होते हैं, तो उसमें कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स कहे जाते हैं, उनको छोड़ देना है। तो क्या क्या चीजें हैं उसमें, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं, एडीआर बोलते हैं, ये काफी ज्यादा कॉमन चलती है, इंपॉर्टेंट है फाइनेंस में अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन हमारे लिए अभी नहीं आएगा। फिर इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं, इनको भी हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें नहीं आएंगी, इनका अर्थ क्या होता है वो छोड़ देना। बाकी आपको इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं ये इस चैप्टर में, कि हम लोग कहाँ कहाँ से फाइनेंस लेकर के आ सकते हैं, इसके क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, इसका प्रकृति और महत्व क्या क्या है, ये सारी चीजें आएंगी, इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो स्पेसिफिक 2-3 तरीके हैं इंटरनेशनल फाइनेंस लाने के हैं, कि बाहर से आप लेकर के आ रहे हो, तो उसको आप छोड़ कर चल सकते हो। ठीक है, फिर क्या था, ये ऑलरेडी कवर हो जा रहा होगा, इसलिए इसको मैंने ब्लू कलर से नहीं किया हुआ है। जो ऋणगत कोष रहता है ना, डिबेंचर्स वगैरह की बात होती है यहाँ पर। ठीक, फिर डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्र क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, लोन क्या होता है, इसको समझना है। तो वही स्वामीगत कोष और ऋणगत कोष के बीच अंतर, ये पढ़ ही लोगे आप, इसलिए मैंने उसको नहीं किया हुआ। जो नहीं पढ़ोगे वो ये चीज थी, वित्तीय संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों से ऋण पत्र, बॉन्ड, व्यापार ऋण की अवधारणा पर चर्चा करनी है। तो आप डिबेंचर्स को डायरेक्टली कंपनी इशू करती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन नहीं आएगा, इसलिए इसको आप छोड़ सकते हो। फिर आप लोग आ जाते हैं कहां पर, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें उद्यमिता विकास की प्रक्रिया को समझें, ये छोड़ करके चल सकते हो, लेकिन ये भी मीनिंगफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्या क्या पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसका क्या, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता का की क्या जरूरत है, इसका अर्थ क्या है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। तो उद्यमिता विकास की प्रक्रिया को भी आप उसी में समझना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि बहुत इंटरकनेक्टेड है। आपने ये पढ़ लिया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो नहीं आएगा, लेकिन उसी में जुड़ा हुआ है, इसलिए भी इसको छोड़ा नहीं है मैंने, ब्लू कलर से नहीं किया हुआ है, लेकिन ऑफिशियली आप मान के चलिए कि वो चीज नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आधारिक जो दस्तावेज है उसमें दे रखा है कि वो चीज नहीं आएगी। क्या नहीं आएगा, ये चीज समझ लीजिए, ये नहीं आएगा टॉपिक। अप्रिशिएट वेरियस स्कीम्स ऑफ एनएसआईसी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती है जो एनएसआईसी और डीआईसी ने चलाई हुई है, कहां पर, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के लिए विशेष संदर्भ के साथ आपकी जो योजनाएं चलाएगी, उन योजनाओं का नाम याद नहीं रखना है, उन योजनाओं में क्या क्या चीजें वो नहीं याद रखनी है, वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्कीम में क्या चल रहा है एग्जैक्टली उसके नंबर्स को याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अच्छी चीज की वाला टॉपिक छोड़ दिया अभी के लिए। फिर क्या है, अप्रिशिएट द सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की सेवाओं पर चर्चा करना है, उसको छोड़ देना है अपने को। जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है ना, उसमें होलसेलर और रिटेलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो उसमें अपने को छोड़ देना है। विभागीय स्टोर, चेन स्टोर की विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये भी अपने को छोड़ देना है। तो यहाँ पर यही है, जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन वाला चीज है उसमें हम लोग होलसेल रिटेलर्स को और विभागीय स्टोर को छोड़ करके चल सकते हैं। फिर अपना जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें क्या है, राष्ट्र और व्यावसायिक फर्मों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या क्या लाभ होता है ये बताना है, ये नहीं आएगा। बाकी आएगा क्या, जो अर्थ है उसकी समझ है, कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना है, लेकिन फायदे नहीं बताने हैं। अब वो भी एकदम अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि 11th बिजनेस स्टडीज में काफी चीजें आ रही, जो नहीं आ रही है, मैंने जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ना, वो आप छोड़ के चल सकते हो, बाकी चीजें आप नहीं छोड़ के चल सकते। तो मान लो कि हमारी जो किताब है उसमें ये टॉपिक छोड़ दिया, बाकी सब पढ़ना है। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।